Hello friends, this is SP. Welcome to Adhigam Manch. We are present here with another new and important session. दोस्तों इस सेशन में आज जो हम करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि टॉप 30 रहेंगे, ठीक है। यानी कि PYQs यदि हम उन्हें कहें, जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं, सीटेट एग्ज़ाम में पिछली परीक्षाओं में जो पूछे गए हैं, तो आज जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वो रहेगा 2019 जुलाई, यानी कि जुलाई 2019 में जो सीटेट एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से संबंधित, उन क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। इन क्वेश्चंस की मदद से हम प्रत्येक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, जिसके थ्रू आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी समझ बेहतर बन पाएगी। प्रत्येक कॉन्सेप्ट को आप क्लियर कर पाएंगे। तो हम ये जो यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं वो रहेगा पेपर फर्स्ट। पहले पेपर फर्स्ट करेंगे एंड उसके बाद पेपर सेकंड कर लेंगे, ठीक है। तो पेपर फर्स्ट की बात करें तो यानी कि 1st to 5th प्राइमरी लेवल में पूछा जाता है एंड 6th to 8th की यदि हम बात करें तो वो अपर प्राइमरी लेवल पे पूछा जाता है। तो ये पी सेट रहेगा। आइए डिस्कस करते हैं ये सीरीज़, ठीक है। तो ये रहा आज के लिए फर्स्ट क्वेश्चन, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। पहले क्वेश्चन की यदि हम बात करें, फर्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे चिल्ड्रन, पियाजे के अकॉर्डिंग जो बच्चे हैं उनकी कौन सी एक विशेषता है। जब भी हम पियाजे की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी है, यानी कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया है। ये उसमें बच्चे के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित 4 स्टेज, 4 अवस्थाओं की बात करते हैं, जन्म से लेकर 11 और उससे ऊपर की अवस्था, ठीक है। ये बताते हैं कि बच्चे का जो डेवलपमेंट है, संज्ञानात्मक विकास है, वो बच्चे की उम्र के हिसाब से, एज के हिसाब से अवस्थाओं में चलता है, ठीक है। जिस जिस तरीके से बच्चा परिपक्व होता है, मैच्योरिटी की ये बात करते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं, चलो। फर्स्ट कहता है ज्ञान को सक्रिय रूप से संचरित करते हैं बच्चे, जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं, ठीक है। मे भी हो सकता है ये भी। या फिर प्रशिक्षणात्मक अधिगम की प्रक्रिया का अनुसरण करते हैं एवं दूसरों का अवलोकन करके सीखते हैं। या फिर थर्ड की हम बात करें, बच्चों को उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों के सावधानी पूर्वक नियंत्रण के द्वारा एक विशेष तरीके से व्यवहार करने के लिए अनुबंधित किया जा सकता है। या फिर लास्ट फोर्थ की हम बात करें तो को पुरस्कार एवं बच्चों को पुरस्कार एवं दंड के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए विशिष्ट तरीके से व्यवहार करना एवं सीखना सिखाया जा सकता है। फ्रेंड्स, जब भी हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करते हैं तो पियाजे कहते हैं कि बच्चों का एक्टिव इंगेजमेंट रहें, बच्चे सक्रिय रूप से किसी भी गतिविधि में पहले तो शामिल रहें, उसके बाद उनको एक्सप्लोर करने के लिए छोड़ दिया जाए। बच्चे खुद से एक्सप्लोर करके, खोज करके, अन्वेषण करके खुद सीख सकते हैं, ठीक है। तो ये बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक कहते हैं, क्योंकि बच्चे खुद से ज्ञान का निर्माण कर पाते हैं। क्लियर। तो उन्हें किसी भी तरह के और किसी उद्दीपन अनुक्रिया के या पुरस्कार आदि की कोई ज़रूरत नहीं रहती। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल क्लियरली करेक्ट होता है। ज्ञान को सक्रिय रूप से संचरित करते हैं बच्चे, एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नॉलेज एज दे मैनिपुलेट एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड। जिस जिस तरीके से अनुभव के आधार पर वो वर्ल्ड को एक्सप्लोर करते हैं, दुनिया में आते हैं, ज्ञान का सृजन करते हैं, उसी तरह से उनका कौशल, व्यवहार कौशल बढ़ता जाता है। तो फर्स्ट का ए बिल्कुल करेक्ट रहता है। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 2, चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम डैश से तक है। चालक की यदि हम बात करें, चालक मतलब मोटिव, मोशन की यदि हम बात करते हैं, रेट ऑफ मोटर डेवलपमेंट, यहाँ पे रेट ऑफ मोटर डेवलपमेंट हो रही है। गतिक कौशल की या गतिक विकास की बात कर रहे हैं हम किसी बच्चे या किसी व्यक्ति की, तो वो किस तरह से होता है, शीर्षगामी से अधोगामी, या फिर अधोगामी से शीर्षगामी, या फिर अपरिष्कृत स्थूल चालक विकास, या फिर परिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास, या फिर इसका उल्टा कहें परिष्कृत यानी कि सूक्ष्म चालक विकास, या फिर अपरिष्कृत स्थूल चालक विकास। तो फ्रेंड्स, जब भी हम बात करते हैं मोटर डेवलपमेंट की, तो बच्चों में हम देखते हैं तो फ्रेंड्स वहाँ पे होता है यानी कि ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट टू फाइन, ग्रॉस टू फाइन, ठीक है। स्थूल गामक गतिक कौशल, या फिर उसके बाद सूक्ष्म गामक गतिक कौशल, ठीक है। तो ये जो थ्योरी है हम करा चुके हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फ्रेंड्स, हमने बताया था एक एग्जाम्पल के थ्रू कि जिस तरह से एक बॉलर है, ठीक है, वो रन कर रहा है, कोई एक बॉलर
मूव कर रहा है, दौड़ रहा है बॉलिंग करने के लिए, तो उसका स्थूल गतिक कौशल काम कर रहा है। जिस तरीके से अपने उसने शोल्डर घुमाया, उसकी लेग चल रही है, वो सब स्थूल गतिक कौशल हो गए। लेकिन बॉल फेंकते समय उसने अपने कलाइयों का प्रयोग किया, कलाइयों के साथ साथ उन्होंने अपनी फिंगर्स का मूव किया, तो वहाँ पे होता है फ्रेंड्स सूक्ष्म गतिक कौशल। ये दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो बच्चे में सबसे पहले जो डेवलपमेंट रहेगा, मोटर डेवलपमेंट की यदि हम बात करें तो बच्चे के जो सबसे पहले बॉडी के बड़े हिस्से हैं उनका डेवलपमेंट चलता है, एंड देन धीरे धीरे छोटे, जैसे सबसे पहले उसका धड़ का निर्माण होगा, उसके आसपास के शोल्डर का निर्माण होगा, उसकी बाजुओं का निर्माण होगा, उसके बाद उसका जो निर्माण होगा उसकी उंगलियों का, और उसकी उंगलियों पर कंट्रोल आएगा। क्लियर। सबसे पहले उसका कंट्रोल पूरे होल बॉडी पर होता है, धीरे धीरे वो अपने छोटे पार्ट की तरफ चलता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट होता है, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट टू फाइन मोटर डेवलपमेंट। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की यदि हम बात करें, वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? द पीरियड दैट इनिशिएट्स द ट्रांजिशन टू एडल्टहुड एज। फ्रेंड्स, एडल्टहुड की तरफ या एडल्टहुड की यदि प्रथम स्टेप की बात करें, उस तरफ संचरण की बात करें, यानी कि शुरुआत की बात करें, तो कौन सी एक अवस्था है? किशोरावस्था, मध्य बाल्यावस्था, पूर्व क्रियात्मक अवधि, या फिर बाल्यावस्था की समाप्ति। तो फ्रेंड्स यहाँ पे फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट रहेगा, यानी कि एडोलसेंस। एडोलसेंस मतलब बच्चा जब किशोर अवस्था में आता है, एडोलसेंस मतलब यहाँ पे 13 से लेकर बच्चा एडोलसेंस की अवस्था में आता है 13 to 19। ठीक है, तो ये जो अवस्था हो गई एडोलसेंस, किशोर अवस्था। इसके बाद बच्चा यानी कि वयस्क होता है, एडल्टहुड में आता है। क्या? एडल्टहुड। एडल्टहुड की यदि हम बात करें, ठीक है, तो एडल्टहुड जो बच्चा वयस्क होगा, कुल मिला के 19 के बाद, 19 के बाद 20, 22, 24, 25 साल तक बच्चा वयस्क अवस्था में आता है। तो वयस्क अवस्था की यहाँ पे बात हो रही है। वयस्क अवस्था का जो संक्रमण है, यानी कि उसकी शुरुआत है, वो कौन सी एक अवस्था है? तो वो किशोर अवस्था है। किशोर अवस्था में ही बच्चे के वयस्क अवस्था यानी कि जो यहाँ पे एडल्टहुड के जो क्वालिटी है या गुण है या संक्रमण है वो दिखाई देने लगता है। तो फ्रेंड्स, आई थिंक एक क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे चाइल्ड डेवलपमेंट का, तो उसमें हम किसी अलग ऑप्शन को कर चुके हैं, मुझे आई थिंक थोड़ा थोड़ा ध्यान आ रहा है, तो वहाँ पे बिल्कुल क्लियर कर लें इस क्वेश्चन को। ये जो क्वेश्चन है, यानी कि वयस्क अवस्था का जो संक्रमण काल है वो किशोर अवस्था रहेगा, यानी कि एडोलसेंस रहेगी, एडल्टहुड का संक्रमण काल। ठीक है, तो वहाँ पे आप क्लियर कर लें, क्योंकि गलती हो जाती है। वहाँ पे दूसरा ऑप्शन, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, दूसरा ऑप्शन लग गया था। इसके साथ हम चलते हैं फोर्थ नेक्स्ट चौथे क्वेश्चन की तरफ। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है, कोई एक बच्चा है, जब वो तर्क प्रस्तुत करने लगे किसी चीज़ को लेकर कि हाँ, हिंस की कहानी, जो हाइंस की कहानी है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास से संबंधित हिंस की कहानी आपने सुनी है। हम जब ये थ्योरी करा रहे थे तो हमने वहाँ पे ये डिस्कस किया था, हिंस की दवाई चोरी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, हिंस की कहानी के अनुसार हिंस नाम का जो व्यक्ति था वो कहता है दवाई चोरी नहीं करनी चाहिए। क्यों? वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए थी। ठीक है, धीरे धीरे आपको कहानी याद आ रही होगी, हमने बताया था, क्योंकि यदि वो ऐसा करता है तो उसको पकड़ लिया जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो हाइंस की हमने एक कहानी सुनाई थी कि हांस नाम का एक व्यक्ति था, उसकी पत्नी बीमार थी, उसे एक मेडिसिन की दवाई थी, एक दवाई की ज़रूरत थी, वो लेने जाता, उसके पास इतने पैसे नहीं थे, दवाई वाला उसे 10 गुना चार्ज करता है। वो सोचता है कि यदि दवाई चुरा ली जाए, ठीक है, तो उसे पकड़ लिया जाएगा, कानून के विरुद्ध रहेगा, ठीक है, और उसे जेल में डाल दिया जाएगा, कुल मिला के उसे दंड दिया जाएगा। क्लियर? यदि नहीं दिया जाए, यदि दवाई नहीं चुराई जाए तो उसकी पत्नी मर जाएगी। तो कुल मिला के यहाँ पे वो दुविधा में आता है, वो यह तय नहीं कर पाता कि यहाँ पे कौन सी नैतिकता मुझे अपनानी चाहिए। यदि एक नैतिकता की बात करता है तो दूसरी का हनन होता है, दूसरी की बात करता है तो पहली का हनन होता है। कुल मिला के कोहलबर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है? यदि वो कहता है कि उसे पकड़ लिया जाएगा और दंडित किया जाएगा, तो कोहलबर्ग के अनुसार वो कौन सी अवस्था में आएगा? यंत्रीय उद्देश्य अभिविन्यास, सामाजिक क्रम नियंत्रण अभिविन्यास, या दंड एवं आज्ञापालन अभिविन्यास, या फिर सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। ठीक है, तो इंग्लिश में देख लीजिए। फर्स्ट की यदि हम बात करें तो द इंस्ट्रूमेंटल पर्पज ओरिएंटेशन, द सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन, या फिर
द पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन या फिर द यूनिवर्सल एथिक प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। तो यहाँ पे बिल्कुल जो करेक्ट रहेगा, यदि वो पनिशमेंट और आज्ञा की बात करता है, यदि वो आज्ञा का पालन नहीं करता है तो उसकी बीवी की डेथ हो सकती है। यदि वो आज्ञा का पालन करता है तो उसे पनिशमेंट मिलेगा, उसे जेल में डाल दिया जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अब हम नैतिक विकास से संबंधित कुछ बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स, कोहलबर्ग के नैतिक विकास में उन्होंने 3 चरणों की बात की, 3 लेवल की वो बात करते हैं। पहला बात करते हैं पूर्व परंपरागत नैतिकता, दूसरा वो बात करते हैं परंपरागत नैतिकता, तीसरा बात करते हैं वो पक्ष परंपरागत या फिर परंपरागत नैतिकता। उसमें ही प्रत्येक चरण में वो 2 स्टेजेस की बात करते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर 6 अवस्थाओं की बात करते हैं। किसी भी बच्चे का नैतिक विकास, किसी भी व्यक्ति का नैतिक विकास 6 अवस्थाओं से होकर गुजरता है, अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी। तो यहाँ पे हम ये बात कर रहे थे, तो ये जो रहेगी फर्स्ट, इनकी पहली अवस्था है जो ओबीडेंस एंड पनिशमेंट पर आधारित है, ठीक है। तो ये रही एक बात। और बाकी की यदि हम बात करें तो इस टाइप का कोई अलग क्वेश्चन आएगा तो उसमें हम और उनकी स्टेजेस जो अवस्था हैं उनको डिस्कस कर लेंगे। यदि आपको अच्छी तरह से ये समझना है, किसी तरह का कोई डाउट है, तो मॉरल डेवलपमेंट से संबंधित आप थ्योरी को जाकर देख सकते हैं, जो प्लेलिस्ट में आपको इजीली मिल जाएगी। इसके साथ चलते हैं नेक्स्ट 5th क्वेश्चन की तरफ। मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लव-वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? जो बच्चे मौखिक जो वर्बल डायलॉग करते हैं खुद से, चिल्ड्रन हैव विद देमसेल्फ, खुद से करते हैं, उसे वाइगोत्स्की अपनी सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी में क्या कहते हैं? अहम केंद्रित वार्ता, व्यक्तिगत वार्ता, भ्रांत वार्ता या फिर समस्यात्मक वार्ता। तो फ्रेंड्स, जब भी हम ईगोसेंट्रिक स्पीच की बात करें तो यहाँ पे प्याजे इसकी बात करते हैं, ठीक है। उन्होंने अपनी अलग थ्योरी दी इससे संबंधित। लेकिन यहाँ पे प्राइवेट स्पीच की बात करें तो वाइगोत्स्की से संबंधित ये प्राइवेट स्पीच रहेगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट रहेगा, क्योंकि ये 3 तरह की स्पीचेस की बात करते हैं। सबसे पहले प्राइवेट स्पीच, सोशल स्पीच एंड लास्ट में साइलेंट इनर स्पीच। क्लियर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट 6th क्वेश्चन नंबर 6 की यदि हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 6, खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसाय एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के आधार पर संबंधित करना क्या प्रदर्शित कर रहा है या क्या प्रदर्शित करता है? यदि हम लिंग के आधार पर खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, ठीक है, घरेलू सामग्रियां और व्यवसाय एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के आधार पर संबंधित करते हैं, ऐसा हम कहते हैं कि ये जो खिलौने हैं, ये जो कॉस्ट्यूम है, ये फिर व्यवसाय है, ये गर्ल्स के लिए है यानी कि फीमेल के लिए है, और इनकी बात करें तो ये बॉयज़ के लिए यानी कि मेल के लिए। जब हम मेल और फीमेल में डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, ठीक है, इस तरह की जो रूढ़िवादिता चली आ रही है उसका संबंध क्या प्रदर्शित करता है? विकसित जेंडर पहचान, जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर सिद्धांत या फिर जेंडर प्रासंगिकता। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर स्टेरियोटाइप की हम यहाँ पे बात करते हैं। जो लिंगाभेद यानी कि लिंग के आधार पर भेद किया जाता है, इस तरह की बहुत सारी रूढ़िवादिता सैकड़ों सालों से हमारी सोसाइटी में चली आ रही हैं, ठीक है। कि लड़कियां साइंस नहीं पढ़ सकती, लड़के आर्ट पढ़ेंगे, लड़के साइंस पढ़ेंगे, लड़के कुल मिला के घर के काम नहीं करेंगे। तो इस तरह की जो ट्रेडिशन रूढ़िवादिता चली आ रही है उसे हम जेंडर रूढ़िवादिता या फिर जेंडर स्टेरियोटाइप कहते हैं, ठीक है। लेकिन इसी आधार पर यदि मेल और फीमेल दोनों में डिस्क्रिमिनेशन किया जाए, अलग अलग, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन किया जाए, मतभेद किया जाए, एक दूसरे को अलग थलग कर दिया जाए इसके आधार पर, तो उसे हम फ्रेंड्स यहाँ पे जेंडर बायस या फिर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कहेंगे। क्लियर। तो यहाँ पे 6th का ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट रहेगा। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 7 की यदि हम बात करें तो 7वां क्वेश्चन कहता है, एक प्रारंभिक कक्षा में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है, कोई भी एक लड़की है या कोई भी एक स्टूडेंट है, प्रारंभिक अपने कक्षा में क्लास में आती है तो अपने साथ जो अनुभव लाती है, ठीक है, जो भी वो एक्सपीरियंस लाई है, उन्हें एक टीचर को अस्वीकार करना चाहिए, उसकी उपेक्षा करनी चाहिए, उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए या फिर उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट रहेगा, क्योंकि उसे बिल्ड ऑन करना चाहिए, उसे शामिल करना चाहिए। जो भी उसका अनुभव है, लैंग्वेज से संबंधित, संस्कृति से संबंधित, किसी भी चीज़ से संबंधित, पूर्व ज्ञान से संबंधित, उसे एक्सेप्ट करके, उसे शामिल करके आगे
उसके जो नवीन ज्ञान है, नई नॉलेज है, उसे देनी चाहिए। उसका जो सीखने संबंधित है यानी कि लर्निंग प्रोसेस को आगे बढ़ाना चाहिए। तो ये टीचर का एक दायित्व है। यहाँ पे फोर्थ बिल्कुल करेक्ट आएगा। इसके साथ एट्थ, एक शिक्षक को चाहिए कि टीचर शुड, एक टीचर क्या कर सकता है, वह विद्यार्थियों के बीच तुलना करे, अधिकतम वो ज़्यादा से ज़्यादा कंपैरिजन करें कि ये तू ज़्यादा होशियार है, तू ज़्यादा होशियार नहीं है, ठीक है। इस तरह से किसी सब्जेक्ट को लेकर कंपैरिजन करें। या फिर वह विशेष संस्कृतियों समुदाय के बच्चों को बढ़ावा दे, वो सिर्फ एक किसी विशेष वर्ग या विशेष समुदाय के बच्चों को ज़्यादा बढ़ावा दें। या फिर वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नताओं तथा विविधता की अनदेखी करें। बच्चे अपनी कल्चरल डाइवर्सिटी लेकर आते हैं, उसकी अनदेखी करें, उसे एक्सेप्ट ही नहीं करें। या फिर हम बात करें वह संप्रेषित करे कि वह कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है एवं महत्व देती है। तो एक टीचर किसी भी बच्चे से संप्रेषित करे यानी कि कम्युनिकेट करे और प्रत्येक उसके जो कल्चर है, जो वैल्यूज हैं, जो भी वो लेकर आई है, उन सब का सम्मान करे, तभी बच्चे अपने आप को डेमोक्रेटिक माहौल में उनको मिल पाएगा और वो अपने आप को मोटिवेट महसूस कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्थ बिल्कुल करेक्ट रहेगा। इसके साथ नेक्स्ट 9, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 की यदि हम बात करें, RTE एक्ट 2009 की यदि हम बात करें, राइट टू एजुकेशन एक्ट की यदि हम बात करते हैं, तो उससे संबंधित कौन सी एक बात है? यानी कि एकीकृत शिक्षा पर की वकालत करता है राइट टू एजुकेशन एक्ट, या फिर समावेशी शिक्षा की, पृथक्करण की, या फिर मुख्य धारा शिक्षण की। तो फिर समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा मतलब प्रत्येक बच्चे को समान रूप से शिक्षा का अधिकार प्राप्त हो, किसी भी जाति, लिंग, वर्ग, विशेष के आधार पर उन्हें डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाए। कुल मिलाकर शिक्षा का सभी को अधिकार है, ठीक। यानी कि 6 से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को शिक्षा का अधिकार है, ठीक है। इसके साथ साथ यानी कि वो समावेशी शिक्षा की वकालत करता है। इसके साथ नेक्स्ट ये था ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट। 10th की तरफ चलते हैं। 10वां क्वेश्चन, डैश यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियत विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। यह एक कौन सी विचारधारा है जो ये कहती है कि एक ही नियमित विद्यालय में, मतलब उसी विद्यालय में समान रूप से, समान तरीके से, समान शिक्षण पद्धति के आधार पर समान शिक्षा प्राप्त कर सकता है प्रत्येक समाज का या प्रत्येक वर्ग का कोई भी एक बच्चा, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। समावेशी शिक्षा, मुख्यधारा शिक्षा, विशेष शिक्षा, या फिर बहुल सांस्कृतिक शिक्षा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इंक्लूसिव एजुकेशन की हम बात करें, समावेशी शिक्षा की, तो वहाँ की एक ये विशेषता है कि बच्चे के साथ किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 11, 11वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ क और ख, मतलब कुल मिला के दोनों हमें मैच करना है। क्लियरली ये समझें। सिर्फ क्वेश्चन तो यहाँ से शुरू होगा, यानी कि कॉलम ए और कॉलम बी। कॉलम ए क्या कहता है? प्रतिभाशाली बच्चे, अधिगम असक्ता, सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिव स्टूडेंट, या फिर अवधान कमी, अति सक्रियता, व्यतिक्रम यानी कि ADHD की यदि हम बात करें, ठीक, तो यही एक बात। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम मैचिंग कर सकते हैं। प्रतिभाशाली यानी फर्स्ट की बात करें, क्रिएटिव स्टूडेंट्स की बात करें, क्रिएटिव लर्निंग या गिफ्टेड बच्चे की बात करें, तो उसमें अपसारी चिंतन रहेगा। इसके साथ साथ यहाँ पे देखिए शीघ्रता से एवं स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता उनमें रहेगी। तो फर्स्ट में रहेगा हमारा डी। क्लियर, फर्स्ट का डी बिल्कुल करेक्ट होता है। अधिगम असक्तता यानी कि लर्निंग डिसेबल्ड यदि हम बच्चों की बात करें तो वो धारा प्रभाव पढ़ने में उनमें कमी रहेगी, यानी कि सेकंड में रहेगा हमारा ए, ठीक, यानी कि यह होगा ए। यदि थर्ड की बात करें, तीसरा सृजनात्मक यानी कि गिफ्टेड की बात या क्रिएटिव की बात करें, यहाँ पे क्रिएटेड शीघ्रता से एवं स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता उनमें होगी नहीं, इस ये तो होगा। यहाँ पे हो रहेगा मूल समाधानों के बारे में वो सोचेंगे जो क्रिएटिव रहेंगे। थर्ड में हो जाएगा हमारा बी, ठीक। फोर्थ की यदि हम बात करें तो फोर्थ में कौन सा हो जाएगा, यानी कि ADHD में हो जाएगा हमारा भाई सी। तो देखिए ऑप्शन यहाँ पे कौन सा करेक्ट रहेगा, यानी कि पहले DABC ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट रहता है। कुल मिला के इसे आप मैच कर सकते हैं।
क्लियर। तो यहाँ पे ये बिल्कुल करेक्ट होता है, यानी कि ये कुछ डिसऑर्डर हैं, लर्निंग डिसऑर्डर इसे मान सकते हैं, या अक्षमताएं, उसके साथ उनकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं, यहाँ पे बिल्कुल क्लियर होता है। तो डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। इसके साथ चलते हैं 12 की तरफ। 12वां क्वेश्चन क्या कहता है, बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब बच्चे प्रभावी रूप से जब सीखेंगे जब उनके साथ, यानी कि शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं एवं बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है, या फिर वे पाठ्य पुस्तक में दिए गए तत्वों को याद करते हैं, या फिर वे श्याम पट पर अध्यापक के द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल करते हैं, या फिर वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। तो बच्चा सक्रिय रूप से तभी सीख पाएगा, प्रभावशाली रूप से तब सीख पाएगा जब बच्चा एकदम एक्टिव इंगेज रहेगा, सक्रिय रूप से किसी भी गतिविधि में क्लास से संबंधित भाग लेगा, तभी वो सीख पाएगा। तो यहाँ पे 4th ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है क्वेश्चन नंबर 12 का। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 13, चिल्ड्रन शुड डैश क्वेश्चंस इन द क्लास। बच्चों को कक्षा में प्रश्न, बच्चे यदि कक्षा में प्रश्न करें तो मतलब टीचर को क्या चाहिए, पूछने के लिए प्रेरित करना, वो बच्चों को प्रेरित करे कि बच्चे क्वेश्चन पूछें, या फिर पूछने के लिए हतोत्साहित करें, यानी कि डिमोटिवेट कर दें, डिस्करेज करें, या फिर पूछने की अनुमति नहीं दें, बिल्कुल अनुमति नहीं दें, यानी कि अलाउ ही ना करें, या फिर पूछने से रोकें, तो सबसे पहला बिल्कुल करेक्ट रहेगा यहाँ पे, यानी कि बी इनकरेज टू आस्क। यदि बच्चे क्लास में क्वेश्चन करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, बार बार पूछे जाने वाला यह क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बच्चे द्वारा क्लास में टीचर से क्वेश्चन पूछने से संबंधित हर बार एक क्वेश्चन पक्का आता है, बिल्कुल नोट कर लीजिए। यदि नेक्स्ट जो 31 जनवरी को एग्ज़ाम होने वाला है सीटेट का, उसमें नहीं पूछे, ठीक है, तो फिर आप आके बताना, ठीक है, ज़रूर पूछेगा क्वेश्चन पूछने से संबंधित। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाला बिल्कुल करेक्ट रहेगा, एक टीचर इनकरेज करे, यदि बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं तो ये बहुत अच्छी अधिगम प्रोसेस है। बच्चे क्वेश्चन पूछेंगे तभी वो ज्ञान के सक्रिय भागीदार बन पाएंगे, ठीक। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 14, 14वां क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित हो। यानी कि कौन सी एक प्रक्रिया नहीं है, नहीं पे बहुत ज़्यादा जोर दे, क्योंकि इससे क्वेश्चन की पूरी परिभाषा बदल जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की प्रोसेस थ्रू विच मीनिंगफुल लर्निंग ऑकर। यानी कि मीनिंगफुल लर्निंग की बात हो रही है, सार्थक अधिगम की बात हो रही है, कौन सी एक घटित नहीं होगी। कंठस्थीकरण एवं विस्मरण, पुनरावृत्ति एवं अभ्यास, निर्देश एवं संचालन, या फिर अन्वेषण एवं पारस्परिक क्रिया। तो फ्रेंड्स सबसे पहले यहाँ पे मेमोराइजेशन एंड रिकॉल। यदि सिर्फ बच्चे याद करेंगे और उसे दोहराएंगे तब बच्चे ज्ञान का सक्रिय रूप से अर्जन नहीं कर पाएंगे, मीनिंगफुल लर्निंग नहीं हो पाएगी, ठीक है। बाकी सब की बात करें, बच्चे पुनरावृत्ति अभ्यास करेंगे, निर्देश संचालन करेंगे, अन्वेषण करेंगे, खुद एक्सप्लोर करेंगे, तो उनका जो ज्ञान है वो सक्रिय होगा, वो ज्ञान का सृजन कर पाएंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट रहेगा। इसके साथ 15th क्वेश्चन, 15वां क्वेश्चन, जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी, ठीक है, क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं। जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब, कोई एक टीचर है या फिर आप टीचर बनकर जाते हैं, आपने यह विश्वास हासिल कर लिया प्रत्येक बच्चे के प्रति, ठीक है, कि उनकी योग्यता क्या है, ठीक है। यदि आपको ये पता चल गया किस बच्चे में कितनी कैपेबिलिटी है, कितनी कौन सी उसकी रुचि है, कौन कौन से सब्जेक्ट में, ठीक है, वो अच्छा कर पाते हैं, तब विद्यार्थी क्या करेंगे। यदि आप विश्वास उनका हासिल कर लेते हैं तो सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहेंगे। ऐसी स्थिति में बच्चे सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहेंगे, या फिर निश्चिंत हो जाते हैं तथा सीखने के लिए किसी तरह का प्रयास करना बंद कर देंगे, या फिर वो जो सीखने का एक एफर्ट है उसे बिल्कुल त्याग देंगे, या फिर बच्चों का उत्साह भंग हो जाता है तथा वे दबाव में आ जाते हैं, या फिर किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होते, ठीक है। तो यहाँ पे 15th यानी कि इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि हम 15 ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा, आर एगर एंड मोटिवेटेड टू लर्न। यदि एक टीचर उनकी कैपेबिलिटी पर विश्वास करता है, उसे इनकरेज करता है बार बार, ठीक है, शाबाशी देता है, तो बच्चे सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहेंगे, बिल्कुल हमेशा से तत्पर रहेंगे और वो प्रेरित रहेंगे, यानी कि मोटिवेटेड रहेंगे। क्लियर। तो फ्रेंड्स ये थे 15 क्वेश्चन, यहाँ पे 15 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। आई होप यहाँ से सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी, ठीक। तो नेक्स्ट पार्ट में हम जो करने वाले हैं 16 से लेकर यानी कि 16 to 30, ये अगला पार्ट रहेगा। इसमें
इस पेपर से संबंधित और क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि सेशन ज़्यादा लंबा नहीं जाए, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे इसको यहीं छोड़ते हैं। यदि थोड़ी भी हेल्प मिलती है तो हमारे इस सेशन को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हाँ फ्रेंड्स, अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करते रहें, क्योंकि समय कम है। रेगुलर पढ़ें, डेली पढ़ें, प्रैक्टिस करें, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर से करें। इसी के साथ मैं लास्ट में कहना चाहूँगा, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग, दैट वाज एसपी सिंह, साइनिंग।